नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं पार्ट 5 उपकार प्रैक्टिस सेट का, जो टीजीटी पीजीटी का मैंने पहले पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 88 88 तक करा दिया था। आज हम एक क्वेश्चन नंबर 89 89 से देखेंगे। आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी, तो हम लगाते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं क्या कह रहा है कि ईरान की राजधानी तेहरान में एक महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ जिसमें क्या विश्वास व्यक्त किया गया। ईरान की राजधानी तेहरान में एक महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ जिसमें क्या विश्वास व्यक्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र के निर्माण के बाद युद्ध समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र के निर्माण के बाद धुरी राष्ट्र मित्र राष्ट्र के नियंत्रण में होंगे। या ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र के निर्माण के बाद प्रत्येक राष्ट्र सुरक्षित हो जाएगा। या संयुक्त राष्ट्र के निर्माण के बाद का प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र एवं सुखी जीवन यापन कर सकेगा। तो कौन सा इसमें ऑप्शन हो जाएगा? तो 89 क्वेश्चन नंबर का आंसर जो है वह डी हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 90 क्वेश्चन नंबर 90 जो है यह क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बड़े बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन कब से कब तक चला। तो ऑप्शन नंबर ए है 21 अक्टूबर 1944 से 7 दिसंबर 1944 तक। ऑप्शन नंबर बी 21 अगस्त 1944 से 7 अक्टूबर 1944 तक। ऑप्शन सी 15 जुलाई 1943 से 15 सितंबर 1943 तक। ऑप्शन सी 1944 से 10 दिसंबर 1944 तक। तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 21 अगस्त 1944 से 7 अक्टूबर 1944 में 44 तक 7 अक्टूबर 1944 तक जो जो इसकी संयुक्त राष्ट्र क्या है सम्मेलन में स्वीकार कर लिया गया कि संयुक्त राष्ट्र का कार्यक्षेत्र केवल अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने तक ही सीमित न रखा जाए, बल्कि उसका कार्य आर्थिक एवं सामाजिक प्रश्नों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना भी होना चाहिए। तो ये जो है हुआ था कब? 21 अगस्त 1944 से 7 अक्टूबर 1944 तक। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। 91 किसके रिपोर्ट पर सदस्य देशों को महासभा से निलंबित भी किया जा सकता है? किसकी रिपोर्ट पर सदस्य देशों को महासभा से निलंबित भी किया जा सकता है? तो जो है ये सुरक्षा परिषद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट पर सदस्य देशों को महासभा से निलंबित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 92 क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में साम्यवादी चीन की सदस्यता का प्रश्न क्या स्पष्ट संकेत देता है? क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में साम्यवादी चीन की सदस्यता का प्रश्न क्या स्पष्ट संकेत देता है? तो इसका जो आंसर ऑप्शन है, सदस्यता का प्रश्न जटिल है, या सदस्यता सोच समझ कर देनी चाहिए, या ऑप्शन नंबर सी सदस्यता आसानी में मिलनी चाहिए, या सदस्यता का ऑप्शन नंबर डी सदस्यता का प्रश्न एक राजनीतिक प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सदस्यता का प्रश्न एक राजनीतिक प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 का जो है व्याख्या देख लेते हैं। इसका क्या है कि यह लंबे समय तक अमेरिका ने चीन की साम्यवादी सरकार को मान्यता प्रदान नहीं की और राष्ट्रवादी चीन को ही चीन की कानूनी सरकार मानता रहा। जब कभी चीन की सदस्यता का सवाल सुरक्षा परिषद में उठता तो अमेरिका वीटो का प्रयोग करता था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर क्या ऑप्शन है? 3 अप्रैल 1946 को, या 15 मार्च 1947 को, या सी 16 जून 1943 को, या डी 17 जुलाई 1946 को। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 13 अप्रैल 1946 को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 13 अप्रैल 1946 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जो है हेग में 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का संविधान 70 अनुच्छेद में है। इसमें न्यायालय के अधिकार
अधिकार क्षेत्र, कार्य संचालन, नियम आदि सभी आवश्यक बातें इसमें दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। 94 क्या कह रहा है कि वर्तमान समय में लोक प्रशासन व्यवहारिक रूप में हमारे समस्त जीवन और कार्यों पर आच्छादित हो चुका है तथा हमारी सभ्यता का मूलाधार बन गया है। यह किसका कथन है? यह किसका कथन है? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर प्रोफेसर डोनहम का, ऑप्शन नंबर बी डिमार्क का, ऑप्शन नंबर सी वाल्डो या ऑप्शन नंबर डी एल.डी. व्हाइट का। तो इसका यह किसका कथन है जो है वो है डिमार्क का। यह डिमॉक ने कहा था। डिमॉक ने क्या कहा था कि यह समाज में संगठन व एकता स्थापित करता है और सामाजिक ढांचे को स्थिरता प्रदान करता है। यदि ऐसा न तो हो तो समाज का ढांचा छिन्न भिन्न हो जाएगा, फलतः पूरी सभ्यता नष्ट हो जाएगी। तो इसका आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं कि लोक प्रशासन, क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है कि लोक प्रशासन क्या है? लोक प्रशासन जो है वह क्या है? ऑप्शन नंबर ए, लोक प्रशासन सार्वजनिक उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा संगठित प्रयास है, या ऑप्शन नंबर बी, लोक प्रशासन व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए प्रशासकों द्वारा व्यक्तिगत प्रयास है, या ऑप्शन नंबर सी, लोक प्रशासन जल कल्याण हेतु कार्यपालिका द्वारा संगठित प्रयास है, या ऑप्शन नंबर डी, लोक प्रशासन अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए राज्यों द्वारा विशेष प्रयास है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 95 का आंसर क्या है? ए। ये क्या कह रहा है कि लोक प्रशासन इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। लोक प्रशासन सार्वजनिक उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा संगठित प्रयास है। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। 96 क्या कह रहा है कि 7 अक्षरों में समाहित लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र को किसने स्पष्ट किया? 7 अक्षरों में समाहित लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र को किसने स्पष्ट किया? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? फिकनर, या ऑप्शन नंबर बी डी वाइट, या ऑप्शन नंबर बी बिलोबी, या ऑप्शन नंबर डी लूथर गुलिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लूथर गुलिक। लूथर गुलिक ने 7 अक्षरों में लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र को स्पष्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है कि लोक प्रशासन में किस तत्व का केंद्रीय महत्व है? लोक प्रशासन में किस तत्व का केंद्रीय महत्व है? ईश्वरीय तत्व का, नैतिक तत्व का, मानवीय तत्व का, मनोवैज्ञानिक तत्व का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानवीय तत्व का। क्वेश्चन नंबर 98। 98 क्या कह रहा है कि यदि हमारी सभ्यता असफल हो जाती है तो यह मुख्य रूप से इसका कारण होगा कि प्रशासन का पतन हो गया है। यह किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर डोनहम ने, ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स एवियर्ड ने, ऑप्शन नंबर सी जेम्स बर्नहम ने, या ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स ई मेरियम ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 98 का ए प्रोफेसर डोनहम ने। डोनहम ने जो क्या कहा था कि यदि हमारी सभ्यता असफल हो जाती है तो यह मुख्य रूप से इसका कारण होगा कि प्रशासन का पतन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 99। किस देश में अवरोध और संतुलन के सिद्धांत द्वारा व्यवस्थापिका का नियंत्रण कार्यपालिका पर रहता है? क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है कि किस देश में अवरोध और संतुलन के सिद्धांत द्वारा व्यवस्थापिका का नियंत्रण कार्यपालिका पर रहता है? तो कनाडा, ऑप्शन नंबर ए क्या है? कनाडा, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका, या ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है अमेरिका में राष्ट्रपति द्वारा की गई संधि या समझौते को कांग्रेस के 2/3 बहुमत की स्वीकृति की आवश्यक है। राष्ट्रपति जिन संघीय पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है उनका अनुमोदन सीनेट द्वारा होना आवश्यक होता है, और प्रशासकीय नियंत्रण की जो है अंतिम संवैधानिक शक्ति जो कांग्रेस में निहित है, वहाँ पे कांग्रेस में निहित होती है, न कि राष्ट्रपति में। तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं कि मुख्य प्रशासक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? जो मुख्य प्रशासक होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है?
ऑप्शन नंबर ए कार्यालय की देखरेख करना, या ऑप्शन नंबर बी प्रशासकीय नीति का निर्धारण करना, या ऑप्शन नंबर सी विभिन्न विभागों में समन्वय रखना, या ऑप्शन नंबर डी अधीनस्थ कर्मचारियों पर ध्यान रखना। तो इसका आंसर जो क्या हो जाएगा 100 का ऑप्शन नंबर जो है वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। 101 क्या कह रहा है कि संगठन सत्ता का औपचारिक ढांचा है जिसके द्वारा किसी निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्यों को विभाजित और निर्धारित किया जाता है तथा उसका समन्वय किया जाता है। यह किसने कहा है? तो यह जो कहा है वह किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 101 का जो क्या आंसर है लूथर गुलिक ने। यह किसने कहा? लूथर गुलिक ने। ऑप्शन नंबर डी लूथर गुलिक ने। क्वेश्चन नंबर 102। 102 क्या कह रहा है कि औपचारिक संगठन का आधार है। इनमें से कौन सा औपचारिक संगठन का आधार है? मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, या बी आंतरिक या परंपरावादी सिद्धांत, या सी मानवीय सिद्धांत, या डी नैतिक सिद्धांत। तो 102 का जो आंसर है क्या हो जाएगा बी यांत्रिक या परंपरावादी सिद्धांत। औपचारिक संगठन का आधार जो है वह यांत्रिक या परंपरावादी सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। 103 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अनौपचारिक संगठन का क्या आधार है या औपचारिक संगठन का पूछ रहा था। तो औपचारिक संगठन का क्या आधार है? यांत्रिक या परंपरावादी सिद्धांत। तो अनौपचारिक का क्या हो सकता है? तो अनौपचारिक संगठन का आधार जो है वह है मानवीय सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 104। प्रशासकीय संगठन का महत्वपूर्ण तरीका क्या है? प्रशासकीय संगठन का महत्वपूर्ण तरीका क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन का महत्वपूर्ण तरीका तो क्या हो जाएगा? ए आदेश की एकता, या बी नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र, या सी आदेश की अवहेलना, या डी पद सोपान। तो आंसर हो जाएगा डी पद सोपान। इसका उत्तर जो है वो पद सोपान है। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं कि नियंत्रण का विस्तार स्पैन ऑफ कंट्रोल किसी उद्यम के मुख्य निष्पादक तथा उसके मुख्य साथी कार्यक्रमों के बीच सीधे और स्वाभाविक संचार की संख्या और क्षेत्र से है। यह किसने कहा है? यह किसका कथन है? तो यह जो किसका कथन है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी डिमॉक ने कहा है। डिमॉक ने क्या कहा है कि नियंत्रण का विस्तार किसी उद्यम के मुख्य निष्पादक तथा उसके मुख्य साथी कार्यक्रम के बीच सीधे और स्वाभाविक संचार की संख्या और क्षेत्र से है। क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 क्या कह रहा है कि संगठन की एकीकृत व्यवस्था का अच्छा उदाहरण क्या है? कौन सा देश है? एक संगठन की एकीकृत इंटीग्रेटेड व्यवस्था का अच्छा उदाहरण क्या है? भारत, जापान, अमेरिका, रूस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है वो है भारत। प्रशासन की जो वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद में होती है और ये मंत्री प्रशासन के सभी विभागों पर नियंत्रण रखते हैं और समान प्रशासनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए टीम भावना से काम करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत। क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 यह कह रहा है कि संगठन में केंद्रीकृत व्यवस्था का सर्वोत्तम उदाहरण है। संगठन में केंद्रीकृत व्यवस्था का सर्वोत्तम उदाहरण कौन है? भारत, फ्रांस, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। फ्रांस जो है संपूर्ण देश में फ्रांस को वहाँ डिपार्टमेंट में वोट दिया गया है। इनके सर्वोच्च प्रशासकीय अधिकारी को प्रीफेक्ट कहा जाता है जो केंद्र द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और उसी के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 क्या कह रहा है कि सत्ता का प्रत्यायोजन का अर्थ दूसरों को केवल कर्तव्य सौंपने से कुछ अधिक होता है। प्रत्यायोजन का सार है दूसरों पर स्वविवेक का अधिकार सौंपना ताकि ये वे व्यक्ति अपनी कर्तव्य संबंधी विशिष्ट समस्याओं को सुलझाने में अपने निर्णय का प्रयोग कर सके। यह किसकी उक्ति है? तो यह जो किसकी उक्ति है?
तो ये हो जाएगा केट मिलेट की। क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 क्या कह रहा है कि लूथर गुलिक ने विभागीय संगठन के कितने आधारों को स्वीकार किया है। लूथर गुलिक ने विभागीय संगठन के कितने आधारों को स्वीकार किया है। तो क्वेश्चन नंबर सी का जो आंसर हो जाएगा वो है 4 आधारों को लूथर गुलिक ने स्वीकार किया है। और वो है संगठन के 4 जो आधार हैं वो है क्रमशः उद्देश्य या पर्पज, प्रक्रिया प्रोसेस, व्यक्ति पर्सन या क्षेत्र या प्लेस। तो इसको जो है 4P के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट क्या हो जाएगा, पर्पज, पर्पज। सेकेंड क्या हो जाएगा, प्रोसेस, प्रोसेस। थर्ड क्या हो जाएगा, पर्सन, PERSON, पर्सन। और 4 क्या है, प्लेस। इसका हिंदी देख लेते हैं तो पर्पस क्या हो जाएगा, उद्देश्य, प्रक्रिया, उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति, क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जो लूथर गुलिक ने जो है ये 4P का आधार दिया है। फर्स्ट P हो गया ये, सेकंड P हो गया ये, थर्ड P हो गया ये, 4P हो गया ये। तो उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति, क्षेत्र। लूथर गुलिक ने विभागीय संगठन के जो 4 आधार जो है ये बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। प्रशासनिक संरचना को मौलिक इकाई को कहा जाता है। प्रशासनिक संरचना की मौलिक इकाई को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्षेत्र, प्रक्षेत्र, विभाग या अंग। क्वेश्चन नंबर 110 का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा सी, विभाग। विभाग जो है, विभाग पर प्रशासकीय कार्यों का पूर्ण उत्तरदायित्व रहता है। प्रशासकीय पद सोपान में मुख्य कार्यपालिका के बाद विभाग का नाम आता है। क्वेश्चन नंबर 111 जो है वो क्या कह रहा है कि भारत में विभागीय संगठन के कितने सोपान हैं। भारत में विभागीय संगठन के कितने सोपान हैं, तो हो जाएगा इसका आंसर 3। प्रथम सोपान का अध्यक्ष जो है वह मंत्री होता है, और दूसरे सोपान को सचिवालय संगठन होता है जिसमें हर विभाग का अध्यक्ष सचिव होता है, और तीसरे सोपान में मंत्रालय से संबंध विभाग है जिसका मुख्य अधिकारी महानिरीक्षक या महासंचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 क्या कह रहा है कि सरकार, लोक निगम सरकारी सत्ता द्वारा निर्मित एक संयुक्त निकाय है जिसकी शक्तियां और कार्य परिभाषित होते हैं और जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होता है। किसने कहा था, ये किसने कहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्नेस्ट डेविज ने। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। 113 क्या कह रहा है कि भारत में लोक निगमों का इतिहास कब से शुरू हुआ। भारत में जो है लोक निगमों का इतिहास कब से शुरू हुआ, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है डी, 1934 से शुरू हुआ। और जो है 1934 में पहली बार ब्रिटिश शासन ने यहाँ रिजर्व बैंक की स्थापना की, जो कि अंग्रेजी निगम प्रणाली को प्रोत्साहित करना नहीं चाहते थे। इसीलिए 1947 तक, आज़ादी के समय तक, रिजर्व बैंक के अलावा और कोई दूसरा निगम स्थापित नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 क्या कह रहा है कि लोक निगम को कौन संगठित करता है। तो लोक निगम को जो है कौन संगठित करता है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा संसद। संसद जो है लोक निगम को संगठित करती है। 115 क्वेश्चन नंबर क्या है कि लोक निगम की सबसे प्रमुख ज्वलंत समस्या क्या है। लोक निगम की सबसे प्रमुख ज्वलंत समस्या जो है वह क्या है, वह है सी, ऑप्शन नंबर सी, स्वायत्ता और उत्तरदायित्व में संतुलन। क्वेश्चन नंबर 116, क्वेश्चन नंबर जो 116 है वो क्या कह रहा है कि ब्यूरो विभाग का मुख्य आंतरिक इकाई होता है
इसका प्रधान ब्यूरो विभाग का मुख्य आंतरिक इकाई होता है और इसका प्रधान संगठन के प्रति उत्तरदायी होता है और उसके निर्देशन में कार्य करता है। ब्यूरो का ढांचा एक रूप होता है जिसका निर्माण एक कार्य या संबंध कार्यों के लिए किया जाता है। यह प्रशासन की एक कार्यकारी इकाई होता है और विभाग समन्वयकारी साधन होता है। यह किसका कथन है, ये किसने कहा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है बी, एल.डी. व्हाइट ने कहा है ये। और नेक्स्ट क्या है अगला 117 जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि स्वतंत्र नियामक आयोग कहाँ के संविधान की मूलभूत विशेषता है? स्वतंत्र नियामक आयोग कहाँ के संविधान की मूलभूत विशेषता है? तो जो है स्विट्जरलैंड की या चीन की या भारत की या अमेरिका की। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्र नियामक आयोग अमेरिका के संविधान की मूलभूत विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 118 क्या कह रहा है कि नियामक आयोग किस सिद्धांत पर आधारित है? नियामक आयोग किस सिद्धांत पर आधारित है? नियामक सिद्धांत, संघीय सिद्धांत, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत या राज्य की सिद्धांत? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 119 क्या कह रहा है कि ब्यूरोक्रेसी किस भाषा के शब्द से निर्मित हुआ है? ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही किस भाषा के शब्द से निर्मित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनानी भाषा से। ब्यूरोक्रेसी जो है ये यूनानी भाषा के शब्द से निर्मित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं कि नौकरशाही प्रशासन की एक ऐसी प्रणाली है जो कौशल, निष्पक्षता और मानवता के अभाव से ग्रस्त होती है। यह किसका कथन है? तो यह कथन जो है किसका है? यह कथन मैक्स वेबर, ग्लैडेन, लास्की या जॉन ए विक का है। तो नौकरशाही से जो संबंधित हो कौन है? वो मैक्स वेबर का ये कथन है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 121 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि लोक सेवाओं के स्तर और योग्यता के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? कार्यपालिका की या भर्ती रिक्रूटमेंट की या आयोग की या ब्यूरो की? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, रिक्रूटमेंट की। क्वेश्चन नंबर बी, रिक्रूटमेंट या भर्ती संपूर्ण लोक सेवाओं के ढांचे की आधारशिला है, यह किसने कहा था? भर्ती संपूर्ण लोक सेवाओं के ढांचे की आधारशिला है, यह किसने कहा था? यह कहा था किंग्सले या स्टॉल या डिमार्क या जिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, स्टॉल ने कहा था। लोक सेवाओं के स्तर और योग्यता का निर्धारण इसी के द्वारा होता है तथा प्रशासन की उपयोगिता भी इसी से परिलक्षित होती है। भर्ती लोक सेवा की कुंजी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 123 में क्या है कि यह कर्मचारी के लिए पदोन्नति पुरस्कार अथवा संभावी पुरस्कार के रूप में प्रत्यक्ष महत्व रखती है। वास्तविक पदोन्नति एक पुरस्कार है जबकि पदोन्नति का अवसर संभावी पुरस्कार है। यह किसकी उक्ति है? तो यह किसने कहा है? इसका जो ऑप्शन क्या ए है? बिलोबी, बी व्हाइट, एल.डी. व्हाइट या जी टार्पी या डी प्रोटेक्टर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी प्रोटेक्टर ने कहा था। बजट किस भाषा के शब्द से बना है? 124 का कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 124, बजट किस भाषा के शब्द से बना है? अंग्रेजी भाषा से, अरबी भाषा से, फ्रांसीसी भाषा से या पुर्तगाली भाषा से? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी, फ्रांसीसी भाषा से बजट बना है। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। 125 क्या कह रहा है कि प्रशासन पर नियंत्रण रखने हेतु न्यायपालिका को भारतीय संविधान के द्वारा कौन कौन से अनुच्छेद के तहत लेख जारी करने का विशिष्ट अधिकार दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि प्रशासन पर नियंत्रण रखने हेतु न्यायपालिका को भारतीय संविधान के द्वारा
कौन कौन से अनुच्छेद के तहत लेख जारी करने का विशिष्ट अधिकार दिया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 125 का सी, 83 एवं अनुच्छेद 83 एवं अनुच्छेद 305। आज के लिए बस इतना ही। मन लगा के पढ़ाई करिए और डटे रहिए। कल हम लेके आएंगे प्रैक्टिस सेट 2, दूसरा प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे टीजीटी पीजीटी का। आप इसमें यूपी की टीजीटी की तैयारी कर सकते हैं, पीजीटी की तैयारी कर सकते हैं, डीएसएसबी पीजीटी कर सकते हैं। किसी भी राज्य के लिए अगर आप टीजीटी पीजीटी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए यह बहुत ज़रूरी है। आपको ये प्रैक्टिस सेट डेली देखना चाहिए। मैं डेली एक प्रैक्टिस सेट अपलोड करूँगी। ये मेरा आज पाँचवा पार्ट लेके आई हूँ मैं। कल मैं दूसरा लेके आऊँगी। हमने एक पार्ट ख़त्म कर दिया, मैं दूसरा प्रैक्टिस सेट पार्ट 2 लेके आ रहे हैं हम, तो वो कल हम अपलोड